नमस्कार दोस्तों, जीएस फाइटर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए, वो भी निःशुल्क, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फाइटर्स से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको हर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अवमूल्यन का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम कर देना, या ऑप्शन नंबर बी, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ावा देना, या ऑप्शन सी, पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है। अक्सर भारत सरकार डॉलर के मुकाबले अपना जो रुपये है उसकी वैल्यू कम कर देती है, और ऐसा किया जाता है इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो अवमूल्यन का सही अर्थ है किसी अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1978 में जो ऑपरेशन फ्लड था, जो कि 1970 में लागू किया गया था, उसका सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ था 1978 में, ऑपरेशन फ्लड 2.0। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ठीक है, हाथियों के रख रखाव के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु है। आपको बताना है जो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य ने लिखा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। राजनीति से रिलेटेड है, विज्ञान, सामाजिक क्रियाकलापों से, या अर्थव्यवस्था से। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अर्थशास्त्र, तो अर्थव्यवस्था से ये नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह राजनीति से रिलेटेड है यह पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, जब चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है जी। और सरदार पटेल, इनको क्या बोला जाता है, इनको लौह पुरुष बोला जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है जी। चलिए, प्रश्न संख्या है 5। आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए, अब ये कंफर्म हो चुका है कि भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में सरपास कर दिया है। अब चाइना सेकंड स्पॉट पर है और भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत का उत्तरी नहीं, सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और इंदिरा कॉल, देखिए ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल बी को हम यहाँ लिखेंगे, यानी सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, और इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सबसे लास्ट इधर जाएगा, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बट किविथु जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और गौहरमठ जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी जो है बिंदु है, जो कि गुजरात में है स्थित है। गिहिर मठ को गौहर मोती भी बोलते हैं। बट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 7, आपको बताना है कि निम्न में से किस कानून ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का सृजन किया था। भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत शासन अधिनियम 1858, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, वो
आया था कंपनी के क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। और 1858 का जो एक्ट था उसमें क्या था कि जो कंपनी का शासन था भारत में, उस कंपनी के शासन को हटा दिया जाता है और जो ब्रिटेन की साम्राज्य थी उसको भारत का शासन सौंप दिया जाता है। यानी अब ब्रिटेन ही कंट्रोल करेगा, ना कि कंपनी, भारत का शासन। और 1935 में क्या हुआ था कि जो संघीय शासन व्यवस्था थी उससे संबंधित ये प्रोविज़न किए गए थे इसमें, हालांकि यह अधिनियम कभी लागू नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी के अनुसार लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक पद सृजन किया था ताकि वो भारत का अपना पक्ष रख सके। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, किसे भारत के आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? सुभाष चंद्र बोस को? जी नहीं, इनको तो नेताजी बोला जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को? आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। ठीक है, और अतीत व भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है इनको। और गांधी जी को तो आप पता है आपको, राष्ट्रपिता बोला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या है 9। किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था? 2004 में, या 2006 में, या 2008 में, या 2012 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? मुबारक शाह को? जी नहीं। बहलोल लोदी को, या फिर सिकंदर लोदी, या इब्राहिम खान लोदी? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम खान लोदी को पराजित किया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और यहीं से मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने कर दी थी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 11वां प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप बताइए, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? आपको पता होना चाहिए कि एक संविधान में एक आर्टिकल है 368 जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। और कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय शासन व्यवस्था ली है। और लिया है हमने जो राज्यपाल का पद होता है ना, उसको अपॉइंट करना राज्यपाल को, वो लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो कंबाइंड सेशन होता है, यानी जो जॉइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नलकूप से सिंचाई होती है? पंजाब से, या तमिलनाडु से, या उत्तर प्रदेश से? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ना, वो नलकूपों से होती है। ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको बताना है ये जो बुजी ब्रिज है किस देश में है? तंजानिया, मोजाम्बिक, मिस्र, या दक्षिण अफ्रीका? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनी? वर्ष 2006 में, 2008, 2010, या 2014? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है जी। प्रश्न संख्या है 15, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस 2023 का थीम था। बताइए आप। पहली चीज़ याद रखना, पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और 2023 में 22 अप्रैल को जब पृथ्वी दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम क्या था? सेव अर्थ, सेव फ्यूचर, आवर अर्थ, आवर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, अर्थ फीड्स लाइक मदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस की थीम थी।
प्रश्न संख्या 16, नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन सा है? यूक्रेन होगा क्या? देखो, यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई हो रही है ना, वो यही तो कारण है कि कहीं यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना कर ले। रसिया का यही डर है। स्वीडन होगा क्या? फिनलैंड या मंगोलिया? देखो, मंगोलिया तो एशियन कंट्रीज, ये तो नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में फिनलैंड 31वां देश बना है जिसने नाटो ज्वाइन किया है। ठीक है, अब नाटो में टोटल 31 देश हो गए हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है अगर जो सदस्य देश हैं इसके नाटो के, अगर कोई कंट्री इन सदस्य देशों में से किसी एक पर भी अटैक करता है तो ये सारी कंट्री उस कंट्री पर अटैक करेंगी। ठीक है, यानी उसके काउंटर बचाव में आ जाएंगी सदस्य देश जो है उसके। और 17वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोबर जल संधि, जिब्राल्टर, पनामा या फिर फ्लोरिडा? देखिए, फ्लोरिडा जल संधि जो है वो यूएसए और क्यूबा को जोड़ती है। ठीक है, या अलग करती है। ठीक, और जो जिब्राल्टर है वो अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप में स्पेन कंट्री है वो उसका जो क्षेत्र है सबसे दक्षिणी क्षेत्र और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसको जो अलग करती है या उसको जोड़ती है उसको जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। और जो डोबर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन है यानी यूके है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक टापू पर बसा हुआ है, उसका मेन लैंड से अलग है। जो यूरोप का मेन लैंड है उससे बहुत अलग है वो। तो उन दोनों के बीच में जो वाटर की बॉडी है ना उसको डोबर जल संधि बोला गया है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है कौन सी? पनामा जल संधि। ठीक है, और 18वां प्रश्न है, बाजार दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? बाजार दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत, औद्योगिक नीति या राजकोषीय नीति? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 19, आपको बताना है, ये नियम दे रखा है, आपको बताना है ये किसका नियम है। किसी अर्थव्यवस्था में एक ही समय में अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? ग्रेसम का नियम, एंजिल का नियम या हीनार्थ प्रबंधन? देखो, हीनार्थ प्रबंधन होता है घाटे की अर्थव्यवस्था, यानी कि जब सरकार की आय कम हो और खर्चे ज़्यादा हों तो ऐसी कंडीशन को घाटे की अर्थव्यवस्था बोलते हैं या हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में सरकार उधार लेने की सोचती है। ठीक है, एंजिल का नियम क्या कहता है? देखो, एंजिल का नियम कहता है कि जो निम्न आय वाले परिवार होते हैं ना, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने खाने खर्चे पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसम का नियम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट आपकी जेब में 500 के 2 नोट हैं। ठीक है, एक नोट बिल्कुल जर्जर है, टेप लगी हुई है, बिल्कुल घिसा पिटा है, और दूसरा नोट है करारा, एकदम ताजीन। ठीक है, तो आप पहले किस नोट को चलाओगे? ऑब्वियसली आप उस नोट को निकालोगे जो ज़्यादा जर्जर है, यानी कि आप पहले उसको खर्च करोगे जो ज़्यादा ही जिसकी कंडीशन ख़राब है, और जो नया नोट है, जो करारा नोट है, उसको तो आप अपने पास रखोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप जिसको नोट दोगे, जो पुराना वाला नोट है उसको दोगे, वो भी चाहेगा कि वो भी इस नोट को जल्दी से अपने यहाँ से निकाल दे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पुराना नोट है वो मार्केट में ज़्यादा चलेगा, और जो कि नया नोट है वो तो आपकी जेब में रखा रहेगा, तो वो प्रचलन में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो अच्छी मुद्रा है, सॉरी जो बुरी मुद्रा है, वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, यही नियम है ग्रेशम का नियम। प्रश्न संख्या 20, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रेडी एक्सेस मेमोरी या रैंडम एस्केप मेमोरी, रिसर्च एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? सारे ऑप्शंस तो मिलते जुलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कुष्ठ रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ? देखिए, कुष्ठ रोग जो होता है ना वो जीवाणु से होता है। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बहुत ही इजी प्रश्न है और आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद संख्या 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, जबकि चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद संख्या 324 में और यूपीएससी का उल्लेख किया गया है 315 में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
कहाँ है? देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ या चंडीगढ़? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। हिंदू महासभा 1915 में स्थापित हुई। आपको बताना है ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है, यानी हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या वी डी सावरकर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में की जाती है। ठीक है। 25वां प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध है। आपको बताना है काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चे तेल के उत्पादन से, या कोयला उत्पादन से, या चमड़ा उद्योग से, या बागवानी से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कच्चे तेल के उत्पादन से रिलेटेड है काली क्रांति। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? नागपुर को, पुणे को, बेंगलोर या कोच्चि? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 27, चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जो चट्टानों में उगती है वनस्पति उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइटा, लिथोफाइटा या हाइड्रोफाइटा? देखो, जीरोफाइटा तो उसको कहते हैं जो मरुस्थल में उगती है, जो मरुभूमि होती है ना, शुष्क भूमि, वहाँ पर उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइटा कहते हैं। ठीक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं लिथोफाइटा, जो चट्टानों में उगती है वनस्पति। और हाइड्रोफाइटा जो वाटर बॉडी में उगती है, यानी जल में जो उगती है। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की मुद्रा क्या है? देखिए, आपको याद रखना होगा जो भारत के साथ जिन कंट्रीज़ के अच्छे संबंध हैं या हाल फिलहाल में जो चर्चा में रही हैं, उन कंट्रीज़ की एक तो मुद्रा याद रखनी है आपको, एक उनकी राजधानी याद रखनी है, और उस देश के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं अगर हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं तो वो याद रखने हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। ठीक, तो आपको बताना है चिली देश की मुद्रा क्या है? रियाल, रूबल, गिल्डर या पीसो? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिली देश की मुद्रा है पीसो। ठीक है। और 29वां प्रश्न है, निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है? अल नीनो, ब्राज़ीलियन जलधारा, या पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, या लेब्राडोर जलधारा? देखो, जलधारा को याद रखने का बस एक ही अच्छा तरीका, या तो कोई ट्रिक बना लो। अगर ट्रिक नहीं है आपके पास तो आपको एक काम करना है, या तो ठंडी जलधारा के नाम याद रखने हैं या रखने हैं जो गर्म जलधारा है उसके, बस एक के नाम याद रख लो और बाकी के एलिमिनेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। या तो ठंडी जलधारा याद कर लो या फिर याद कर लो गर्म जलधारा, सिर्फ एक याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेना है तो ईजिली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से एक ठंडी जलधारा है। आपको बताना है कौन सी ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा होती है, बाकी ये हॉट है, गर्म जलधारा है। ठीक। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का समय कब होता है? शून्यकाल का समय होता है 12 से लेकर 1 बजे तक का समय जो होता है ना भारतीय संसदीय व्यवस्था में, उसको बोलते हैं शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक। 31वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से वोट देने की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? देखिए, प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि 52वां संविधान संशोधन 1985। अरे भाई, इसमें तो जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो वोटिंग राइट था, वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी पहले। उससे जो 61वां संविधान संशोधन किया गया उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन में 11वां कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, जिसमें अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाएं। ठीक है। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और 33वां प्रश्न है, किस वर्ष तक भारतीय नौसेना का आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है? आप बताइए, करंट का प्रश्न है। अभी भारतीय नौसेना प्रमुख ने बयान दिया था कि हम इस वर्ष तक आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी नौसेना की जो भी ज़रूरतें होंगी वो अपने ही देश में नौसेना के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएंगी। 2030 तक, 2035, 2040 या 2047? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2047 तक नौसेना, भारतीय नौसेना का आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है।
क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है, डैश बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। यानी वह कौन सी संगीति थी, बौद्ध संगीति, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। और कुंडलवन कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक। और किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है जी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और प्रश्न संख्या है अब 35। आपको बताना है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में चर्चा में रही ये पुस्तक। आपको बताना है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक कौन है। राजेश तलवार, शशि थरूर, विजय पाठक या राजेश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश तलवार जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संघर्ष यात्रा है उससे रिलेटेड है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और 36वां प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें डैश कण हैं, आवेशित कण हैं, अनावेशित कण या दोनों हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 37। आपको बताना है गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी है। गोमती, सोन नदी, यमुना या गंडक, बताइए आप। देखिए जो सोन नदी है वो तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंडक निकलती है तिब्बत में हिमालय से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में ही है। 38वां प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दिया है। आपको बताना है WHO ने किस कंट्री को या किन कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री कर दिया है। अजरबैजान को, ताजिकिस्तान को या दोनों को या केवल अजरबैजान को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों ही कंट्री अब मलेरिया फ्री घोषित हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, और ये है आपके इस टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की आंसर की। आप अपने प्रश्नों को इस आंसर की से मैच कर लीजिए और प्लीज़ हमें भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज़ में बदलाव की ज़रूरत है तो अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसमें बदलाव करने की। अगर आपको हमारे टेस्ट पेपर की, न केवल इसकी बल्कि सारे टेस्ट पेपर्स की अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये टेस्ट पेपर की PDF अवेलेबल हैं। आप GS फाइटर्स के नाम से सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।